ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 3 से 9 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो ये मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। 3 तारीख को अभी मैं राशिफल दे रहा हूं। कल 4 जून है। शनि जयंती इस बार पड़ रही है 6 तारीख को। जो लोग भी शनि जयंती के दिन सामूहिक तैलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं वो मेरी साइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिन्होंने कभी परामर्श लिया हो या कोई पूजा अनुष्ठान कराया हो वो जाकर के साइट से बुकिंग करा सकते हैं। इसी बात से एक दर्शक की बात याद आ गई। सारे मैसेज तो बहुत तरह के पढ़ते हैं, लेकिन कोई टेक्निकल हो या कुछ कोई ऐसी बात हो जिसमें कुछ विरोधाभास हो, या उसमें कहीं कुछ लगता है कि जो है वो कहीं भ्रम की स्थिति है, ऐसे मामलों में मेरा कभी कभी लेने का दिल करता है कि इस बात को ले लूं और उस पर चर्चा करूं। तो एक दर्शक, जब पिछले शनि पूजा का मैंने डाला है तो किसी दर्शक ने उस पर बड़ा अच्छा कमेंट लिखा। मैंने उसे पॉजिटिव नोट पे ही मैंने उसे लिया, लेकिन उस पर चर्चा करना चाह रहा था कि शनि की पूजा कर लो, राहु की पूजा कर लो, केतु की कर लो, सूर्य की कर लो, मंगल की कर लो, सारे ग्रहों की कर लो, बस परमात्मा की मत करो। तो इस पर मुझे दिल किया वहाँ लिखूं, जब देखा मेरी नज़र पड़ी तो। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो चर्चा में करेंगे। बहुत लोगों के इस तरह के प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक जवाब तो ये बनता है भाई कि परमात्मा की चर्चा का चैनल नहीं है, ये चर्चा राशिफल और ग्रहों का है। तो इस पे जो बात होगी वो ग्रहों से संबंधित होगी, किसी कथा वार्ता की नहीं होगी। जिस चीज़ का चैनल है उसी से बात होगी। तो अगर परमात्मा और भक्ति के तलाश में है तो ये चैनल शायद उतना उपयुक्त नहीं है उन लोगों के लिए, तो राशिफल वालों के लिए। लेकिन ये जवाब कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं है। मेरे दिमाग में दोनों बातें थी, इसलिए मैंने पहली को भी रखा। ये कोई जवाब ठीक जवाब नहीं है। ठीक जवाब यहाँ पर लॉजिकल ये है कि कहीं भ्रम है आपको। जो कोई भी देवी हो, देवता हो, संत हो, इवन आप और हम सभी ईश्वर के ही अंश हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। हमें का मतलब मेरा नहीं, हमें मतलब दुनिया के मनुष्यों को, दुनिया के प्राणियों को, चर चीज़ों को आप इग्नोर करके ईश्वर की तपस्या नहीं कर सकते। सभी ईश्वर के अंश हैं, कोई बाहर नहीं है। आपका इवन शरीर और आत्मा जो है वो उसका एक दूसरे के बिना अस्तित्व ही नहीं है। मानव जाति का सृजन होने से मनुष्यता तो आई, लेकिन ईश्वर की भी पहचान हुई, क्योंकि उससे पहले जो दूसरे जो जीव हैं या जो जड़ हैं उन्हें क्या है ईश्वर की पहचान? कोई नहीं। ईश्वर जैसी कोई परम सत्ता है, इसका ज्ञान किसको हुआ? मनुष्यों को हुआ। तो एक दूसरे के जैसे कि शरीर और आत्मा है, ठीक उसी तरह से जीव और परमात्मा है। जितने भी ग्रह हैं वो ग्रह कोई भूत प्रेत नहीं है, वो ईश्वर के वो भी अंश हैं। वो जो ग्रह हैं, जो एनर्जी हैं, वो हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम एक आम व्यक्ति जो है, अगर वो ईश्वर को पाने का मार्ग नहीं तो भक्ति मार्ग कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है। संतों की सेवा करना, संतों का मतलब अच्छे संत। आप उदाहरण फिर उल्टे सीधे लोगों का मत दिए, वो संत नहीं है। आप जो वाकई जो संत हैं उनके आप सानिध्य में जाइए ना, देखिए आपके जीवन का सारा दुख दूर होने लगेगा, क्योंकि वो उनके पास ईश्वर की जो ऊर्जा है वो आपसे ज़्यादा है, या उन्होंने उनके पास उसको ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। ग्रह भी जो हैं, ईश्वर जो है ग्रह की एनर्जी से युक्त हैं, उससे बाहर नहीं हैं। एनर्जी ही आप भगवान राम की कुंडली अगर आप देखें, हालांकि ईश्वर की कुंडली नहीं बनाई जा सकती, लेकिन भगवान राम चूँकि पुरुष मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए उनकी भी एक कुंडली या उनके समय भी ग्रह गोचर और नक्षत्र, उस समय भी गुरु परंपरा। आप कहेंगे कि भगवान थे तो गुरु क्यों थे, भगवान के तो पिता क्यों थे? भगवान के मनुष्य के अंश के रूप में उन्हें अवतार लिया, इसलिए उनकी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप उनकी कुंडली को देखें या जो उनके आप कृतित्व को देखें तो सूर्य क्या है? सूर्य उनके शासन करने की क्षमता है, सूर्य की एनर्जी जो सबको प्रकाश देता है बिना भेदभाव किए। सूर्य की एनर्जी होगी, आप अपने अंदर भी सूर्य की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। आप अपना व्यवहार सबके लिए बराबर करने लगिए, सूर्य तत्व जागृत हो जाएगा। पालन पोषण का काम जो है, आप जब वो
निषाद राज को गले लगाते हैं, भाव विभोर होते हैं, रोते हैं, वो कौन सी एनर्जी? वो चंद्रमा की एनर्जी, भावुकता की। मन कोमल है, कोमल कौन? चंद्रमा की एनर्जी है। जब वो संहार करते हैं बाण उठा करके तो मंगल की ऊर्जा आ जाती है। जब बाली को पेड़ के पीछे छुप के मारते हैं तो मंगल के साथ राहु भी आ जाते हैं। तो राहु, केतु, अंधेरा, उजाला सब ईश्वर का अंश है। अगर उजाले में ईश्वर है तो अंधेरे में भी ईश्वर ही है, उसी का एक अंश है, उसी का एक हिस्सा है। तो अगर आप परमात्मा को, हम क्या करते हैं, हम मनुष्य हैं, हमें सारी एनर्जी चाहिए क्योंकि हम मनुष्य पृथ्वी लोक पे रह रहे हैं। हम पृथ्वी के तत्वों से, ग्रहों से, भौतिकता से, चीज़ों से प्रभावित हैं। अगर परमात्मा और परम तत्व की प्राप्ति का विचार हो जाए या उधर ध्यान चला जाए, फिर तो पृथ्वी ही बेकार है, फिर तो कोई रिश्ता भी बेकार है, फिर तो आप बुद्ध हो गए, फिर क्या राहु केतु, बात सही है। लेकिन अगर परमात्मा की खोज है तो राशिफल पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक बढ़ा लेना चाहिए। और जो लोग परमात्मा को या ग्रहों को ईश्वर से अलग समझ रहे हैं वो भी भूल कर रहे हैं, ईश्वर को मनुष्य को अलग समझ रहे हैं वो भी भूल कर रहे हैं। हम आप भी ईश्वर के अंश हैं। तभी तो राम ने सबरी, जो नवधा भक्ति है उसमें एक लाइन है कि सबरी पूछी कि भाई मैं तो अज्ञानी हूँ, अनपढ़ हूँ, दृष्टिहीन हूँ, अछूत हूँ, मैं कैसे भगवान आपकी पूजा करूँ? तो राम जी ने वहाँ पे 9 जो है वो तरीके बताए हैं नवधा भक्ति के। उसमें एक मुझे बड़ी प्रिय लगती है कि समस्त विश्व को तू राममय जानकर व्यवहार कर, ये भी मेरी पूजा है। तो अगर आप जो है वो, और तुलसीदास ने भी कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो बस ये है कि जो एक लेयर बढ़ती जाती है ना, इससे आप काम करते हैं तो कोई लोअर लेवल पे काम कर रहा है, थोड़ा और ज्ञान है तो आपसे ऊपर है, उसको और थोड़ा ज्ञान और पावर है तो आपका बॉस है, और ऊपर है तो उसका भी कोई बॉस है। तो उसी प्रकार जो है वो, और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ रहता है वो हमसे आपसे अधिक ताकतवर तो हो ही जाता है। तो कई बार आप उसी को प्रसाद चढ़ा के अपना काम निकलवा लेते हैं विभागों में जा करके, या उसकी अनुकंपा प्राप्त करके। तो उसी तरह से आप जो है वो ईश्वर के जो अंश हैं और जो हमसे आपसे अधिक संशोधित हैं, अधिक ऊर्जावान हैं, उनकी उपासना से भी आपका कल्याण हो जाता है। तो ग्रह जो है वो ईश्वर के ही अंश हैं। तो अब हनुमान जी को क्या लेंगे? हनुमान जी तो सेवक थे राम के, लेकिन हनुमान जी की अनुकंपा हो जाए तो क्या ही कहने। तो इस बात को यहीं विराम देता हूँ। सारांश के रूप में मुझे लगा कि इसका उत्तर देना चाहिए और बहुत से लोगों को शायद इससे कुछ उनके मन का भाव खुले। आइए अब सीधे राशिफल पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई दे रहा है। अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए। और सप्ताह के पहले हिस्से में यानी सोमवार मंगलवार का जो दिन है वो थोड़ा धन हानि की ओर प्रेरित कर रहा है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है उसमें लाभ की अच्छी संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। वाणी प्रभावशाली रहेगी, बचत प्रभावित रहेगा, बचत जो है वो बहुत करने में समर्थ इस समय नहीं रहेंगे। आय में निरंतरता बनी रहेगी। संतान पक्ष से कुछ मानसिक कष्ट कुछ लोगों को मिल सकता है। यहाँ वहाँ अनावश्यक का भ्रमण जो है वो बहुत से लोगों को परेशान कर सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय मध्यम है, उसमें कहीं कुछ उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत आ सकता है। बहुत अच्छा समय उस दृष्टिकोण से है नहीं, तो उसके लिए आपको बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा ठहर जाएं तो अच्छा है, उसमें उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। ज़मीन जायदाद से संबंधित मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वृषभ वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हालांकि थोड़ा द्वंद्व भी रहेगा, लेकिन सप्ताह में ज्ञान की वृद्धि रहेगी। चूँकि कई तरफ सोच जाएगी इसलिए कुछ मामलों में द्वंद्व भी रहेगा, निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर बहुत कंसंट्रेट होकर के काम करेंगे तो डिसीजन बड़े लेने होंगे तो ले लेंगे अंततोगत्वा और अच्छा डिसीजन लेंगे। दूसरा, क्रिएटिविटी बहुत हावी रहेगी। इस समय आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। कहीं कोई वाक युद्ध हो या कहीं कोई कूटनीतिक युद्ध हो, उसमें आपको इस समय कोई परास्त नहीं कर सकता। उन चीज़ों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा आपको संभल कर चलना चाहिए। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए विवाह का इस समय अच्छा अवसर बना हुआ है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की अच्छी संभावना है। विरोधियों को परास्त करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आपके अंदर इस समय रहेगी और उसमें बहुत हद तक आप सफल भी हो जाएंगे। आय को लेकर के अति उतावलापन मत दिखाइएगा, क्योंकि इनकम होगी, इसके लिए भी समय अच्छा है, भाग्य का भी साथ है।
लेकिन तरीके सही हों, बस इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और नियंत्रण रखना चाहिए। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। आय के दृष्टिकोण से तो समय ठीक है, लेकिन व्यय बहुत अधिक है। अपने ऊपर भी चीज़ों को खर्च करेंगे, कई बार बिना सोचे समझे धन खर्च करने की प्रवृत्ति होगी। भौतिक चीज़ों पे अधिक धन और भौतिक चीज़ों के प्रति अधिक रुझान होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि भाग्य का साथ है, बहुत नुकसान नहीं होगा, फिर भी संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, तो उसमें जो है संभल कर चलें। जो लोग विवाहित हैं उन्हें भी चाहिए कि अपना वैवाहिक जीवन, अगर उसमें डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि हम सिर्फ गोचर के आधार पर राशिफल की बात करते हैं, परमानेंट कुंडली अच्छी है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली भी खराब है तो गोचर असर डाल देते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा संभल करके चलना चाहिए। ज़मीन जायदाद के कामों में इस समय निवेश की संभावना बन रही है, लेकिन थोड़ा सा पेपर वर्क अगर अच्छे से आप देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इसको सप्ताह के अंतिम भाग में करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कर्क वालों। कर्क वालों के लिए समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है बहुत से मामलों में। पद प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि की संभावना बन रही है। जैसा मैंने कहा कि सप्ताह के प्रारंभ में ही ज़बरदस्त सफलता का योग है, और मंगल के गोचर पे भी मैंने ये बात कही थी कि जो लोग कर्क और सिंह वाले हैं उनके लिए राजनीतिक सफलता का काफ़ी अच्छा योग इस समय बन रहा है। तो पद प्रतिष्ठा के लिए के दृष्टिकोण से, राजनीतिक सफलता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। आय के साधन एक से अधिक होंगे। थोड़ा सा भाग्य पक्ष उलझनों के साथ खुले इसकी संभावना है, लेकिन भाग्यवश लाभ का योग है। फिर भी कुछ उलझने भी रहें, कुछ पैरों में रुकावटें रहें, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए सही समय है। आपको साझेदारों से लाभ के अच्छे अवसर इस समय मिलेंगे। विचार जो है पुण्य प्रभावित होंगे, विचार जो है वो अच्छे होंगे, और उसमें सद्भावना आपके अंदर रहेगी। ज़मीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि पर धन खर्च होने की संभावना हो रही है, और उसको आप प्राप्त भी करने में समर्थ होंगे। सिंह वालों के लिए भी ज़बरदस्त समय है ये। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आप रखें, अन्यथा यह समय आपको बहुत कुछ देने को आतुर है, व्यग्र है। बहुत कुछ प्राप्तियां इस समय हो सकती हैं। कार्य व्यापार में सफलता, भौतिक संसाधनों में सफलता, भूमि, भवन, वाहन का सुख, नई चीज़ों की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रमोशन की प्रबल संभावना। आप किसी का कुंडली एकदम खराब हो, कई बार लोग बोलते हैं आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तो कुंडली देख लो, हो सकता है कुंडली खराब हो, 9 में से 6 ग्रह खराब बैठे हो, 7 ग्रह खराब बैठे हो, या दशांतर दशा बहुत खराब चल रही हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आपकी स्थिति ठीक नहीं चलेगी। लेकिन गोचर इस समय बड़ा फेवर कर रहा है, और कई ग्रह अच्छी कंडीशन में है इस समय। शनि अच्छी कंडीशन में, बुध अच्छी कंडीशन में, सूर्य अच्छी कंडीशन में, शुक्र अच्छी कंडीशन में, गुरु अच्छी कंडीशन में, चंद्रमा अच्छी कंडीशन में, मंगल अच्छी कंडीशन में। इतने ग्रह, मतलब 9 में से 7 ग्रह अच्छी कंडीशन में। इसका प्रभाव ये होगा कि आपको अभूतपूर्व सफलता इस दौरान प्राप्त होगी। विवाह के लिए भी अच्छा अवसर है, अच्छा जीवन साथी मिले, इसकी प्रबल संभावना है जो लोग विवाह के योग्य हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव, उलझने और टकराहट हो सकती है, लेकिन फिर भी शुभता का योग है, इसलिए शुभता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। सेहत के मामले में विशेषकर अगर शनि की दशा, अंतरदशा या 7.5 चल रही हो, तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वो सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर है, और धन की बचत के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। बचत जो है वो प्रभावित हो सकती है। कन्या वालों के लिए भी स्वास्थ्य वाला सेक्शन ठीक नहीं है। बाकी भाग्य पक्ष काफ़ी मजबूत है इस समय। पद प्रतिष्ठा अगर इस समय मिलती है तो वो थोड़ा सा इच्छा अनुसार ना मिले, थोड़ा उसमें कमी रहे, इसकी संभावना है। मन में उद्विग्नता रहेगी। नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ चीज़ें बहुत से लोगों को परेशान कर सकती हैं। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, इस तरह की संभावना बहुत से लोगों को बहुत विचलित कर सकती है, बहुत परेशान कर सकती है। तो सेहत वाला सेक्शन एक काफ़ी संवेदनशील है इस समय। कार्य व्यापार में आप किसी तरह से सफल तो हो जाएंगे, भाग्य का साथ है, लेकिन उसमें उलझने भी रहेंगी, तो कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने से बचना चाहिए आपको, और सोच समझ करके पेपर वर्क करना चाहिए। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए अचानक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन यहाँ भी सावधानी रखने की आपको सलाह दी जाती है। सप्ताह का मध्य भाग आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, अचानक रुके हुए धन की प्राप्ति, और सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं कार्य व्यापार, विशेष करके इनकम से संबंधित, व्यापार से संबंधित यात्राओं का प्रबल योग बना रही है। घर में कुछ मांगलिक कार्य की भी संभावना आपके लिए इस समय बनी हुई है। अब बात करते हैं तुला वालों। तुला वालों के लिए समय ठीक बहुत नहीं दिखाई दे रहा है। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना
आप उम्मीद लगाए होंगे। तो उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलने में थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है। हालांकि कार्य व्यापार में लाभ और बड़ों के प्रभावशाली लोगों की अनुकंपा से आपकी चीज़ों में वृद्धि की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें आय में भी कुछ अप्रत्याशित वृद्धि हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर बन रहा है। प्रेम विवाह का और अच्छा अवसर बना हुआ है इस समय। कई लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि उसमें वाद विवाद बहुत ज़्यादा होगा। तो इंटरकास्ट मैरिज जो लोग करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उसमें विवाद की संभावना बहुत ज़्यादा है। होने को तो हो जाएगा लेकिन विवाद बहुत होगा। बाकी ऐसे मैरिज के लिए समय ठीक बना हुआ है। धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में, कार्यों में आपका धन और समय खर्च होगा। कुछ धार्मिक यात्राएं संभावित हो रही हैं आपके लिए। सेहत का ध्यान रखना है और परिश्रम अधिक करना है परिणामों को पाने के लिए, क्योंकि कार्य व्यापार के मामले में उतनी सफलता नहीं है जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं इस समय, तो आपको भी आपके अपोजिट लोग जो हैं वो आप पर हावी इस समय हो सकते हैं। आपके खुद के परिश्रम का उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। मानसिक रूप से थोड़ी बहुत अशांति का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक उलझनें परेशान कर सकती हैं बहुत से लोगों को। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा भाग्योदय कराने वाला है, लेकिन सप्ताह का पहला हिस्सा और सप्ताह का मध्य भाग यह भाग्य को लेकर के थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। यहाँ पर भाग्य पक्ष उतना साथ नहीं दे रही जितना कि उसे देना चाहिए। बौद्धिक क्षमता बेहतर है, लेकिन उसमें जो है वो उलझनों का संचार रहेगा आपके लिए। कुछ नए प्रोजेक्ट, नए असाइनमेंट्स बहुत से लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत से ग्रहों का प्रभाव 5 से लेकर के 5, 6 और 7 में बन रहा है। इसलिए डिपेंड करेगा कि किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, अन्यथा उलझनें जो है वो बन सकती हैं। ज़मीन जायदाद के मामलों में आपके लिए सफलता का योग है। ज़मीन जायदाद खरीदने का अच्छा योग है। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और कुछ लोगों को पिता से वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये थोड़ा सा वृश्चिक वालों के लिए जो है वो ये ग्रह गोचर जो है इस सप्ताह की वो बहुत लाभकारी नहीं दिखाई दे रहे हैं, विशेष करके कम से कम इस सप्ताह की बात करूं तो। धनु वालों का भी लगभग वही हाल है। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, वाणी प्रभावित रहेगी, संतान से मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग और सप्ताह का प्रारंभिक भाग और अंतिम भाग, यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा प्रभाव रहेगा, लेकिन कोई पदोन्नति हो जाए इस समय या किसी परिश्रम का परिणाम इस समय मिल जाए, भाग्य बहुत साथ दे, इस तरह का योग अभी नहीं बन रहा है। उसमें थोड़ी रुकावटें हैं। परिश्रम आप अधिक करेंगे तब जाके परिणाम मिलेगा, अन्यथा परिश्रम का उतना परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना है। विवाह के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। जो लोग विवाह के योग्य होंगे वो अभी इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा वाद विवाद से दूर रहिए, और कोई ज़मीन जायदाद का सौदा इस समय आपको नहीं करना चाहिए। मकर वालों की बात करूं तो इस समय ज़मीन जायदाद के लिए यहीं पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ लेना खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, बेचने से भी लाभ होगा, और जो चीज़ खरीदते हैं निवेश करते हैं उससे भी लाभ का अच्छा योग बनेगा। बौद्धिक क्षमता बेहतर है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत से लोगों के लिए अभूतपूर्व सफलता का योग मिल सकता है। सप्ताह का पहला हिस्सा छोटी मोटी यात्राओं को दर्शा रहा है। सप्ताह का मध्य भाग प्रेम संबंधों के लिए, प्रेम विवाह के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो जो लोग रिश्तों में उनके लिए अनुकूल दिखाई रहा है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा और उत्साहित रहेंगे। आय के नए साधन खुलेंगे, आय के नए आयाम बने, ऐसी प्रबल संभावना। हालांकि भाग्य पक्ष थोड़ा कमज़ोर है, भाग्य पक्ष बहुत अनुकूल नहीं है, थोड़ा उसमें उतार चढ़ाव दिखा, लेकिन और ग्रह जो है इस समय काफ़ी प्रभावशाली हैं। कहीं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग अभी नहीं बन रहा है, लेकिन आय जो है वो निरंतर रहे इसकी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है आपके लिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए समय जो है वो धन के बचत के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अधिक धन खर्च हो, कहीं नए कार्य व्यापार में इस समय धन मत लगाइए, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाएगा। कुछ उत्साह में अगर आगे खर्च करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों की अनुभूति होगी और ज्ञान मिलेगा, आंतरिक ज्ञान मिलेगा। कर्मों से, लोगों के व्यवहार से, समाज से ज्ञान प्राप्ति के लिए समय सही है। पारिवारिक जीवन में शुभता, कोई बड़ा मांगलिक कार्य, किसी का गृह निर्माण का प्रारंभ, ये सब चीज़ों की प्रबल संभावना इस समय बन रही है। कार्य क्षेत्र में दबदबा तो रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन अभी उतार चढ़ाव है। तो बेहतर हो कि थोड़ा अगर कहीं अपनी तरफ से अगर स्वतः कोई तबादला आ रहा हो तो अलग विषय है, अन्यथा अपने से बहुत प्रभाव ना डालें या बहुत दबाव ना डालें परिवर्तन के लिए।
शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य से थोड़ी कम सफलता का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत समय अनुकूल नहीं है, उनके लिए कुछ न कुछ कठिनाई हो। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए समय अच्छा है, और जैसे मैंने कहा कई लोग भवन निर्माण शुरू कर सकते हैं। इस दौरान प्रबल योग बन रहा है। मीन वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रथम भाग में शिक्षा प्रतियोगिता से अच्छे लाभ के संकेत हैं, और कुछ आपके लिए हुए पहले के निर्णयों से भी लाभ का योग अच्छा बन रहा है। तो धन प्राप्ति का योग सप्ताह के प्रारंभ में है। सप्ताह का मध्य भाग आपको अपने करीबी लोगों से, मित्रों से, साथियों से, भाई बहनों से सुख देगा। उनके ऊपर आपका समय खर्च होगा और उनसे आपको खूब समर्थन प्राप्त होगा। सप्ताह का अंतिम भाग छोटी मोटी यात्राओं की ओर दर्शा रहा है, कार्य व्यापार में सफलता का योग बना रहा है, और शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का आसार लेकर के आ रहा है। विवाह के दृष्टिकोण से अचानक विवाह के योग बहुत से लोगों के लिए बन रहे हैं, लेकिन इसमें किंतु परंतु रहेगा। उसको अच्छे से देख करके आगे बढ़ें, तभी ठीक जो है वो होगा। शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है वो रोग, चोट, चपेट या कष्ट के प्रभाव में आ सकता है, चेस्ट से ऊपर का हिस्सा। तो थोड़ा सा अपने सेहत के, विशेष करके सीने से ऊपरी हिस्से का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।